तो आज का डीप डाइव एक बहुत बड़े सवाल पर है। 13 बिखरी हुई ब्रिटिश कॉलोनियां सिर्फ 200 सालों में दुनिया की अकेली सुपर पावर कैसे बन गई? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे सफर की, मतलब क्रांति की चिंगारी से लेकर डॉलर के दबदबे और यहां तक कि ब्लू जीन्स की ताकत तक की एक कमाल की कहानी बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1763 से। फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका से जा चुके थे और ब्रिटेन को अपने युद्ध का खर्चा निकालना था, तो उन्होंने कॉलोनियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और बस यहीं से वो मशहूर नारा गूंजा, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। हाँ, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ पैसों का नहीं था, है ना? जब ब्रिटेन ने असहिष्णु अधिनियम या इनटॉलरेबल एक्ट्स जैसे कदम उठाए, जैसे बॉस्टन का बंदरगाह बंद कर देना, तो उसने अनजाने में इन अलग अलग कॉलोनियों को एक साझा दुश्मन दे दिया। अच्छा। और पहली बार वो खुद को वर्जीनियन या मैसाचुसेट्स का नहीं बल्कि एक अमेरिकी के तौर पर देखने लगे। एक पहचान बन गई। ठीक है, तो क्रांति हुई, देश आजाद हुआ और फिर देश ने पश्चिम की ओर देखना शुरू किया। यहीं पर मैनिफेस्ट डेस्टिनी की सोच सामने आती है। सुनने में तो ये बड़ा आदर्शवादी लगता है कि ईश्वर ने अमेरिकियों को पूरे महाद्वीप पर फैलने के लिए चुना है, पर क्या ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने का एक राजनीतिक बहाना नहीं था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इस विचारधारा के अंदर नस्लीय श्रेष्ठता की एक गहरी भावना छिपी हुई थी। जॉन गैस्ट की एक बहुत मशहूर पेंटिंग है, अमेरिकन प्रोग्रेस। उसमें एक देवी जैसी आकृति पश्चिम की ओर बढ़ रही है और उसके रास्ते से मूल अमेरिकन और जंगली जानवर वो भाग रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि इस विस्तार को सभ्यता की प्रगति के तौर पर पेश किया गया, भले ही इसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ रही हो। और इसी विस्तार ने देश के अंदर एक ऐसी दरार पैदा कर दी जो हमें सीधे गृह युद्ध तक ले गए। इसे पहला सही मायनों में आधुनिक युद्ध माना जाता है ना, जहां उत्तर की औद्योगिक ताकत दक्षिण की कृषि अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ी। बिल्कुल, और उस औद्योगिक ताकत के पीछे का एक सच वो चौंकाने वाला है। एक तथ्य ये है कि 1860 में गुलाम बनाए गए इंसानों का जो कुल आर्थिक मूल्य था वो अमेरिका के सारे रेल मार्गों, कारखानों और बैंकों को मिलाकर भी ज्यादा था। ओफ, ये तो कमाल का आंकड़ा है। तो जब गुलामी खत्म हुई, उसने न सिर्फ दक्षिण की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बल्कि एक एकीकृत एक इंडस्ट्रियल राष्ट्र की नींव भी रखी। तो ठीक है, देश एक औद्योगिक ताकत तो बन गया, लेकिन दुनिया के मामलों से काफी हद तक अलग थलग ही रहता था। और फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध, उसने सब कुछ बदल दिया। एग्जैक्टली। युद्ध के बाद यूरोप और एशिया तो मलबे में तब्दील हो चुके थे, लेकिन अमेरिकी जमीन पर एक खरोच तक नहीं आई थी और उसकी अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई थी। और यहीं पर अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे रणनीतिक चाल चली। ब्रेटन वुड्स। हाँ, 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। इससे अत्यधिक विशेषाधिकार कहते हैं। सोचिए, आप वो पैसा छाप सकते हैं जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। और शीत युद्ध के दौरान ये शक्ति सिर्फ मिसाइलों और सेना तक सीमित नहीं रही। यहाँ सॉफ्ट पावर का खेल शुरू हुआ। सोवियत संघ में ब्लू जीन्स वो अमेरिकी सपने और विद्रोह का प्रतीक बन गई। यहाँ तक कहा गया कि साम्यवाद जीन से हार गया। हाँ, और इस सांस्कृतिक कूटनीति की ताकत को अक्सर कम करके आंका जाता है। ये सिर्फ कपड़े या रॉक एंड रोल संगीत नहीं थे, ये आयरन कर्टन के पार स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद का एक ऐसा संदेश थे जिसे कोई सरकार रोक ही नहीं सकती थी। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले राजनीतिक आजादी, फिर मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नाम पर महाद्वीपीय विस्तार, फिर गृहयुद्ध के जरिए एक औद्योगिक राष्ट्र बनना, और आखिर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक और सैन्य व्यवस्था पर एक तरह से कब्जा कर लेना। सही बात है। और आज वही दबदबा चीन के उदय से सीधी चुनौती का सामना कर रहा है। इसी को थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं, जब एक उभरती हुई शक्ति स्थापित शक्ति को चुनौती देती है। तो अब अमेरिका अकेली सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में कई ताकतों में से एक है, भले ही सबसे आगे हो। और यहीं पर सोचने वाली बात यह है कि जिन रणनीतियों ने अमेरिका को महाशक्ति बनाया, चाहे वो सैन्य विस्तार हो, आर्थिक दबदबा हो या फिर ब्लू जीन्स जैसा सांस्कृतिक प्रभाव, वही रणनीतियां इस नई बहुध्रुवीय दुनिया में कितनी कारगर साबित होंगी। ये सफर भी खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक नए और शायद ज्यादा अनिश्चित दौर में दाखिल हो गया है।